मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। जिस केजरीवाल की पार्टी ने उड़ता पंजाब अर्थात पंजाब के नशे के ऊपर अभियान चलाकर वहां पर राजनीति की थी, उसी केजरीवाल की आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बच्चों की शराब पीने की उम्र को घटाने जा रही है। व्यापारियों के दबाव के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बियर डे जो 4 तारीख को मनाया गया, 4 अगस्त को मनाया गया, उसके प्रभाव में अब निर्णय होना पक्का है माना जा रहा है। और नेताओं के बयान आ रहे हैं कि अगर दूसरे राज्यों में यह कम है तो हमारे यहाँ पर क्यों कम नहीं हो सकती। जहां पर भी कम है वहां बंद होनी चाहिए, और दिल्ली में नहीं पूरे देश में शराब बंद होनी चाहिए। लेकिन वो तो दूर, दिल्ली में शराब पीने की उम्र को घटाया जाए। क्या हिंदुस्तान को ये शराबिस्तान बनाने का षड्यंत्र है? इस विषय पर आज का बिंदास है। और हम चाहते हैं कि समस्त हिंदुस्तानी हमेशा की तरह बेखौफ होकर बात करे, कॉल करे, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे। शराबिस्तान इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया के मित्रों को हम कमेंट करने के लिए भी कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। दिल्ली सरकार शराब पीने की उम्र कम करना चाहती है। दिल्ली में लोग सबसे ज्यादा शराब पी रहे हैं, फिर भी केजरीवाल सरकार को चैन नहीं है। दिल्ली में 2015 के मुकाबले 2016 में सबसे ज्यादा शराब की दुकानें खुली। जी हाँ, दिल्ली में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री करना चाहती है केजरीवाल सरकार। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या केजरीवाल सरकार शराब माफियाओं के लिए काम कर रही है? क्या केजरीवाल सरकार को सबसे ज्यादा पैसा शराब माफियाओं से मिल रहा है? क्या केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब खाना बनाना चाहती है? क्या केजरीवाल को दिल्ली के युवाओं के करियर और जीवन का कोई ख्याल नहीं है? क्या केजरीवाल सरकार युवाओं को पथभ्रष्ट करना चाहती है? क्या युवाओं को शिक्षा देने के बजाय शराब देना चाहती है केजरीवाल सरकार? वैसे तो भारत में 30% लोग शराब पीते हैं। क्या केजरीवाल दिल्ली में शराब पीने वालों के अनुपात को 30% से ज्यादा करके दिल्ली का नाम गिनीज बुक में लाना चाहते हैं? जब भारत में शराब पीने से हर रोज 20 लोग मर रहे हों, ऐसे में क्या केजरीवाल सरकार शराब से हर रोज मरने वालों की संख्या को बढ़ाना चाहती है? भारत में शराब की खपत 20 अरब लीटर साल की है। क्या इसे केजरीवाल आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं? पंजाब में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा शराब की दुकान है। क्या केजरीवाल नई शराब की दुकानें खोलकर पंजाब को पीछे छोड़ना चाहते हैं? अब जब भारतीय हर साल शराब पीने में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तब क्या केजरीवाल लोगों से शराब पीने के लिए और ज्यादा पैसा वसूलना चाहते हैं? दुनिया में भारत शराब पीने के मामले में अभी तीसरे नंबर पर है। क्या केजरीवाल शराब पीने के मामले में भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं? वहीं कई प्रदेशों में शराब बंदी लागू है। ऐसे में केजरीवाल शराब पीने की उम्र को घटाकर कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं? हर रोज शराब से कोई ना कोई घर उजड़ रहा है। ऐसे में केजरीवाल और कितने घरों को उजाड़ना चाहते हैं? क्या दिल्ली में शराब पीने के लिए अब कोई उम्र नहीं रहेगी? क्या अब दिल्ली शराबियों का अड्डा बन जाएगी? क्या अब दिल्ली में हमें हर रोज शराबियों की मौत के समाचार देखने को मिलने वाले हैं? क्या अब दिल्ली का युवा शिक्षित होने की बजाय शराबी कहलाएगा? क्या अब दिल्ली शराब पीकर होने वाले अपराधों का गढ़ बनने वाली है? क्या अब देश के उन लोगों के आंदोलन का मकसद खत्म होने वाला है जो शराबबंदी के लिए जी जान से लगे हुए हैं? ऐसे में देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार और आंदोलनकारी केजरीवाल सरकार पर कोई दबाव बना पाते हैं। हमारे साथ तमाम कॉलर जुड़े हुए। आज हमने किसी प्रवक्ता को, प्रतिनिधि को, किसी का पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि देश का पक्ष रखने के लिए समस्त हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े। टेलीफोन उठाइए, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए, नए नए मुद्दे तर्कों के साथ अपनी बात को कहिए, जो बात आप टेलीफोन पर कॉल करके नहीं कह सकते। यदि आप हमारा ये शो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो उसी के नीचे कमेंट करिए। आपके कमेंट को हम यहाँ स्क्रॉल में दिखाएंगे। sudarshannews.com इस साइट पर भी आप इस शो को लाइव देख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश चौहान के जी, जय हिंद सर। मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम दीपक तनवर है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार को शराब बंदियों पर रोक लगानी चाहिए और शराब की ठेकों की जगह अच्छी अच्छी दूध की दुकान, दूध के ठेके, ये सब कुछ होने चाहिए। मेरी यही राय है आपके साथ, और इसको जितना हो सके शराब को पूरे देश से हटा देनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, और जो सब जगह से हटनी चाहिए, बल्कि जिसका पूर्ण तरह बैन होना चाहिए, उसको
दिल्ली में बढ़ाया जा रहा है, देश की राजधानी में बढ़ाया जा रहा है, और करने वाली पार्टी केजरीवाल की है, ऐसा अगर पूछा जा रहा है तो इसका जवाब देने के लिए केजरीवाल की तरफ से कोई नहीं है। हम जो कमेंट करें इस पर आपके कार्यकर्ताओं की जो प्रतिक्रिया ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य हैंडल पर आ रही है वो हमारा विरोध करने वाली आ रही है। क्या शराब की उम्र घटाने क्यों घटा रहे हो पूछने वाले का आप विरोध करना चाहते हैं या शराब का विरोध करना चाहते हैं, या आपके कार्यकर्ताओं को हमारा सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सर। बोलिए। चौहान साहब। हाँ नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद जय हिंद। हेलो। बोलते रहिए। हेलो हेलो। हाँ चलिए दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि जैसे कॉल कनेक्ट हो तुरंत बात करना शुरू करें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। ये सनी लियोनी शाह समर्थक मीडिया की सीक्रेट लेडी एंकर हिंदू संस्कार हाथों मेहंदी बेटी लाडो छोरी और रक्षाबंधन पर अपना गंदा मुंह बंद रखे। बाकी पब या डिस्को में शराब की उम्र घटाने में ये मैकडॉनल्ड सोडा व रॉयल चैलेंज विज्ञापन लेने का काम छुपा था। हिंसा व महिला शोषण को बढ़ावा देने वाले बिल्कुल नशा और शराब एक साथ चलते हैं, और इसलिए पॉर्न, नशा, शराब, इन तमाम चीजों को एक साथ लाया जाता है। शराब की नशा के साथ साथ बाकी प्रकार की भी जो नशा है ये एक साथ लाई जाती है, और यही एक बड़ा मार्केट है। कितना बड़ा मार्केट है? तो भारत में शस्त्रों से भी ज्यादा मार्केट। दुनिया में युद्ध और लड़ाइयां लड़ने के लिए सेनाओं के पास जितनी हथियार जाते उन हथियारों का जितना बड़ा मार्केट है, उससे बड़ा मार्केट नशे का है, और उसमें शराब बड़ा हिस्सा करती है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। ये शराब की क्या इनकम जरूरी है गवर्नमेंट को? ये तो इनकम का बहाना दिखाकर लोगों को ठगा जाता है। ठगने के लिए सरकार का काम जनता की सेवा करना है या ठगना है? बिल्कुल, लेकिन सेवा का कहाँ भाव रहा? कब से सर ये शराब चालू हुई है? अंग्रेज के आने के बाद चालू हुई है, और उसी सिस्टम ने दुनिया भर के टैक्स लगा के और लोगों को कोई देशभक्ति ना आए, राष्ट्रभक्ति ना आए, इसलिए शराब चालू की। पहले फ्री देनी चालू की, उसके बाद बेचनी चालू की। कम से कम अब तो सरकार सारे भारत में शराब को टोटल बंद करे, और जो पीता है उसको जेल में डाले, और पीने वाले को खरीदने वाले को आधार कार्ड से लिंक करे, ताकि उसको और सब्सिडी मिल रही है वो तो बंद हो। जय श्री राम, जय भारत। बिल्कुल, समाज में बुराइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले शराबी व्यक्ति को बाकी सुविधा क्यों मिलनी चाहिए? जो कॉलर ने बात कही है कि कब से भारत में आई, हिंदुस्तान में कई लोग इसको सोमरस के नाम से कहते हैं, जो पूरी तरह दुष्प्रचार है। सोमरस का मतलब शराब नहीं होता। हिंदुस्तान में शराब का इतिहास देखिए। भारत में शराब कब, कैसे, कहां और क्यों लाई गई, और शराब का भारतीयों से परिचय किसने कराया, ये काफी रोचक है। पलासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाने की कोशिश और तेज कर दी। इसी युद्ध को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर फ्रांसिस ब्रेकर भारत आया, जिसने बंगाल को लूटने में कंपनी की सहायता की। वो ब्रिटेन वापस गया और समय समय पर संसद में होने वाली बहस में हिस्सा लेता रहा। एक ऐसी ही बहस में जिसमें मुद्दा था कि भारत के चारित्रिक पतन की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाए। भारत भूमि में जन्मा व्यक्ति कोई भी कृष्ण तो कोई राम तो कोई महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, कोई ऋषि मुनि तो कोई क्रांतिकारी बन जाता है। क्योंकि भारत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर बेहद शक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिए वो उसे तोड़ने में कुछ खास तो नहीं कर पाए। परंतु इस विशालकाय मजबूत दीवार में एक छोटे से छेद के तौर पर उन्होंने बंगाल में एक शराब का ठेका खुलवा दिया। उसने आगे कहा कि 1760 से पहले भारत में कोई शराब नहीं पीता था। 1760 के बाद उन्होंने शराब की पहली दुकान का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। ब्रेकर ने ठेकेदार से पूछा कि क्या भारतीय शराब पीते थे, तो उसने जवाब दिया नहीं, क्योंकि नहीं पीते थे। ठेकेदार बोला उसके 3 कारण हैं। भारतीयों के लिए शराब पीने का मतलब अपना धर्म भ्रष्ट करना है। भारत की जलवायु उन्हें शराब पीने से रोकती है। शराब सबसे तुच्छ पेय है जो मनुष्यों के लिए नहीं है। इस शराब की दुकान की कई अन्य शाखाएं कुछ ही सालों में
पूरे बंगाल में खुल गई। ये वार्ता है सन 1832 की, जिसमें ब्रेकन ठेकेदार से हुई बातचीत के अंश प्रस्तुत रहा है। ठेकेदार से आगे पूछने पर पता चला कि भारतवासी अब कितनी शराब पी रहे हैं। जवाब मिला कि इस दुकान के पिछले मालिक यहाँ सिर्फ अंग्रेज ही आकर शराब पीते थे, परंतु अब यहाँ भारतीयों की भरमार है। अब अगला सवाल था, इन्होंने कब से इतनी शराब पीनी शुरू कर दी थी और क्यों? ठेकेदार बोला, इनके चरित्र तो ऊंचे थे, परंतु ये हमारे बहकावे में फंस गए। हमने इन्हें तरह तरह के लालच देकर इनकी वासना को अग्नि दी, जिसके कारण ये ठेकों की तरफ आकर्षित हुए। आरंभ में भारतीय चोरी छिपे पीते थे और बाद में धीरे धीरे यह खुलेआम होता चला गया। आज मंजर ये है कि शराब न पीने वाला नास्तिक समझा जाता है। हमारा अधिकांश युवा समुदाय इसकी चपेट में है। 1832 तक भारत में शराब की 350 दुकानें थी और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तब भारत में 1500 शराब के ठेके थे। आज ऐसी करोड़ों दुकानें हैं, वैध और अवैध। हर मोहल्ले में एक ठेका आपको मिल जाएगा। दूध मिले ना मिले, पर शराब आपको मिल ही जाएगा। शराब पीकर आदमी बेटी, बहू और बहन और पत्नी में अंतर भूल जाता है। 98 से 100% बलात्कार शराब के नशे में होते हैं और इनका संबंध आज भी सरकार से ही मिलता है। अंग्रेज ये बात जानते थे कि शराब देवता को दानव बनाने में देर नहीं लगाती, इसलिए इन्होंने सबसे पहला काम हमें तोड़ने की दिशा में जो किया वो था शराब की हमसे परिचय। गोरे अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाने की नीति बनाई और सरकार उसी नीति का पूर्ण निष्ठा से पालन कर रही है। भारतवासियों में शराब की ऐसी बुरी लत है कि वे उसके बिना जी नहीं सकते। अब कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, जयपुर से बोल रहा हूँ सुशांत सर। बोलिए। सर, ये अभी जो आप ये शराब के कार्यक्रम दिखा रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार आपके जो नशे के जो तत्व है, गांजा, अफीम, भांग। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो टाइम टाइम पर इन सब मुद्दों को लेते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले हमने सुदर्शन की जन संसद में पूरे मुद्दे को लिया था। कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ के पार्कों में आपको छोटे छोटे बच्चे जो है, तो 10-15 साल के एज तक के बच्चे नशेड़ी के रूप में हर पार्कों के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदुस्तान को शराबिस्तान नहीं, नशेड़िस्तान बनाया जा रहा है। जो बात स्कॉलर ने कही है, वैसे तो देखा जाए तो स्कूल के आसपास में अलग अलग जगह पर डिस्टेंस तय है कि कोई पान की दुकान नहीं हो सकती, सिगरेट की दुकान नहीं हो सकती, गुटखे का दुकान नहीं हो सकती। लेकिन शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तब ये कहा गया कि जो टीन के पैक है उसमें कम अल्कोहल वाली बियर बेची जाएगी। लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि जन दबाव बढ़ा। लेकिन इस वक्त जन दबाव नहीं बन रहा है। केजरीवाल कभी भी निर्णय करने की स्थिति में आए, लेकिन दिल्ली में आवाज नहीं उठ रहा है। क्या राजनीति युवाओं का वोट नहीं मिलेगा इस डर से बोलने को तैयार नहीं है? लेकिन माँ बाप तो चिंता करें, वो तो कम से कम बोले, क्योंकि बच्चे उनके हैं और वो बच्चे हिंदुस्तान के हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं और इसके खिलाफ बोलने के लिए आगे आने का आह्वान भी करें। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। संतोष कुमार तिवारी सर। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ, संतोष कुमार तिवारी नाम है सर। बोलते रहिए। और ये शराब के विषय में जो बता रहे थे सुदर्शन न्यूज में, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए सर। जितने नशीली पदार्थ चलते हैं, इंजेक्शन वगैरह, गांजा, अफीम, ये सब बंद होना चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली सरकार का इस विषय पर क्या कहना है, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस विषय पर दिल्ली सरकार का क्या पक्ष है, इसे भी देखते हैं। आबकारी नीति में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शराब पीने की उम्र घटाने की वकालत की है।
कहा है कि शराब पीने की कानूनी उम्र मौजूदा 25 वर्ष से कम की जानी चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि शराब पीना या नहीं पीना ये निजी मामला है और कौन किस उम्र में पिएगा ये नहीं पिएगा। सरकार को उतना अधिक लोगों के निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का काम लोगों को शिक्षित करना, समझदार बनाना है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने इन बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय युवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, अब उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है तो युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करने में जुट गई है। गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आप पार्टी ने मुफ्त वाईफाई, युवाओं को रोजगार और रोजगार परक शिक्षा आदि के बड़े बड़े वायदे किए थे। बड़ी संख्या में नए स्कूल और कॉलेजों को खोलने का वादा कर युवाओं को लुभाया था, लेकिन इन दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा पाने के बाद शराब पीने की उम्र घटाने का राग अलाप दिया है। ऐसे में दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है दिल्ली सरकार। और शराब जब आती है तो तमाम आपदाओं को लेकर आती है। कोई पीता है तो उसके व्यक्तिगत जीवन में तो शरीर से लेके, विवेक से लेके, आत्मा से लेके तमाम चीजों का नुकसान तो करता है, उसके पारिवारिक जीवन में भी वो तबाही लाता है। उसके पारिवारिक जीवन के साथ साथ रिश्तेदारों, नाते और मित्रों में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर, नरेश बोल रहा हूँ चंबा हिमाचल प्रदेश से। बोलिए। हेलो, जल्दी बोलिए। हेलो सर, बोलते रहिए जल्दी जल्दी। हेलो सर, नरेश बोल रहा हूँ चंबा हिमाचल प्रदेश से। हाँ सर, इस शराब से इतनी ज्यादा इनकम हो रही है गवर्नमेंट को, और ज्यादा से ज्यादा टेंडर जो हो रहे हैं वो पैसे जो शराब के जा रहे हैं, फिर सबसे ज्यादा इनकम जो स्टेट गवर्नमेंट को हो रही है। तो ये कैसे बंद करवा पाएंगे आप? क्या हमारा भविष्य अच्छा रहना जरूरी है या हमारा पैसा ज्यादा कमाना जरूरी है? आखिर हम परिवार के लिए जो नियम लगाते हैं, सरकारें भी समाज को, अपने क्षेत्र के लोगों का परिवार मानकर क्यों नहीं नियम लगाती? आखिर शराब क्राइम लाती है, आखिर शराब बीमारियां लाती है, आखिर शराब ऐसे ऐसे गलत काम करवाती है जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम बाकी उपाय करने के लिए भी सरकार का बड़ा धन खर्च होता है। इसका विचार नहीं क्यों किया जाता? आखिर हम तुलनात्मक अगर देखें तो जहां पर भी शराब गई है, उसने जितना नुकसान पहुंचाया उतना पैसा उसने कभी नहीं दिया है। और बुरी चीज और अच्छी चीज की पैसे के आधार पर तुलना नहीं की जा सकती, जीवन पर पड़ने वाले आसार के अनुसार की जा सकती है। और इसलिए हम क्यों कह रहे हैं सब कुछ, इसके पीछे क्या कारण है, देखिए। दिल्ली सरकार शराब माफियाओं के दबाव में काम करती है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब माफियाओं के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के कहने में सरकार के कुछ मंत्री काम कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार उम्र घटाने के नाम पर युवाओं को शराबी बनाने की लत लगाती। युवाओं को शिक्षा की जरूरत होती है, ना कि शराब की। वहीं केजरीवाल सरकार युवाओं को शिक्षा के बजाय शराब की लत लगाने की ओर ढकेलना चाहती है। ऐसे में युवा तो खुद ब खुद शराबी बन ही जाएंगे। शराब कंपनियां भारत में शराब की बिक्री बढ़ने से खुश होती। पूरी दुनिया में शराब की खपत कम हो रही है, मगर भारत में बढ़ रही है। ऐसे में भारत में ये कंपनियां अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए ये कंपनियां भारत के नेताओं और अभिनेताओं को खरीद रही हैं। भारतीय कंपनियां विदेशी शराब के ब्रांडों को खरीदती। भारत की कंपनियां, जिनमें विजय माल्या की भी कंपनी है, दुनिया की कई ब्रांडों को खरीदने में लगी हुई हैं। ऐसे में भारत की शराब का व्यापार तो बढ़ना ही था। भारत के लोग शराब में अपनी आधी कमाई बर्बाद करते। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो दिन में कमाते हैं और रात को शराब में उसे उड़ाते हैं। ऐसे में कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी पूरी कमाई को ही शराब में उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको शराब पीने की लत लग गई है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, मैं जाफराबाद गुजरात से बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। और मेरा जो गांव है वहाँ पर तो पूरे ये जो आपका जो मिशन है वही बात है। और मैं सारी बहनों को, जिसके भैया ऐसे पी रहे हैं, उनको सारे देश में यही संदेश देना चाहती हूँ, मांगे राखी बांध के ये मांगे कि शराब छोड़ दे वो लोग। बिल्कुल सही कहा आपने।
बहनें अपने भाइयों को ये कहे कि खुद भी शराब मत पियो और अपने मित्रों को भी पीने मत दो। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं बारीघर जिले से बोल रही हूँ, कांटा ये तहसील कांटा से। हाँ हाँ, शराब बंद होना चाहिए। शराब से यहाँ बहुत आतंक फैलाते हैं, रोज झगड़ा करते हैं। औरतों ने कितना जुलूस उठाया, बिल्कुल फिर भी बंद नहीं किया। ये सरकार को हमने वोट दिया, इसलिए ये शराब बंद नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो दुनिया भर में शराब की बिक्री घट रही है, लेकिन हिंदुस्तान में बढ़ रही है। कैसे, देखिए। शराब कारोबार को बढ़ाने का प्लान बनाया है, क्योंकि 2006 से 2016 के बीच दुनिया में शराब की बिक्री में 10% की कमी आई। वहीं 2017 में अब तक अमेरिका में शराब की बिक्री में 26% की कमी आई है। वहीं चीन में 5% की, जो ब्राजील में 6% की कमी दिखी है। ऐसे में भारत में शराब की बढ़ती बिक्री पर सभी शराब के बड़े खिलाड़ियों ने अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। अब भारत में नए ब्रांड के नाम से शराब और बियर में सप्लाई की तेजी आने वाली है। ऐसे में शराब के बड़े खिलाड़ियों ने नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सभी को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी है। अब कई नेता और फिल्मी अभिनेता शराब की बिक्री को बढ़ावा देने वाले हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं अंकित आर्य, बोलिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश में चरथावल में हमने एक अभियान शुरू किया था हाँ। शराबबंदी को लेकर के, और हमारा अभियान हद तक सफल भी रहा। काफी हद तक अच्छा अभियान चला है। और इसमें कहते चाहती हैं कि एक पहले समाज को प्रेरित करना होता है। इसके लिए हम समाज को प्रेरित किया, लोगों को जागरूक किया, नशे के खिलाफ एक आवाज उठाई, तो उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए सभाएं की, लोगों को समझाया, उसके नुकसान समझाए, इसके क्या क्या हानियां हैं, वो सब चीज बताई। वो सब चीज बताने के बाद हमने जो है सरकार के प्रशासन के संबंध में ये लेटर्स वगैरह डाले, सब कुछ उनको बताया, और जो सरकारी ठेका था वो वहाँ से हटाया जाए। वो ये हमारी डिमांड थी। हमारी मांग ये थी कि सरकारी ठेका जो है वो वहाँ से बंद हो, और हमारे एक छोटे से कस्बे के अंदर लगभग 40-50 अवैध अड्डे शराब के चल रहे थे। और बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल आपने जो कार्य किया है इसी प्रकार से आप भी अपनी जगह पर कर सकते। शराब का ठेका, जैसे चुनाव के पहले केजरीवाल कहते थे कि हमारी ग्राम सभा या मोहल्ला सभा तय करेगी कि उनके एरिया में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं दिल्ली के तमाम मोहल्ले की जितनी भी सभाएं या सभा नहीं भी है तो लोगों को एकत्र करके एक समिति बनाकर उनको प्रस्ताव पारित करके सरकार को अप्रोच को करने के लिए कहूंगा कि अपने एरिया में जितने भी सरकारी ठेके हैं उनको बंद करें। अगर आपको इस विषय में किसी प्रकार की मदद है तो आपके स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करिए। सुदर्शन चैनल आपके साथ पूरी कागजी कार्रवाई करने से लेके सरकार को अप्रोच करने से लेके उन ठेकों को बंद करवा के लिए पूरी मदद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास पूछ। हिंदुस्तान में शराब कैसे कहर बरपा रही है, देखिए। भारत में शराब का कहर जारी है। शराब पीने से लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। वहीं शराब पीने से भारत में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। शराब पीने से भारत में हर रोज 20 लोगों की मौत होती है। वहीं 20 लोगों की मौत 20 परिवारों को बर्बाद कर रही है। ऐसे में शराब की मौतों से सबसे ज्यादा प्रभावित आने वाली पीढ़ी हो रही है।
भारत अब पूरी तरीके से शराबिस्तान बनने की ओर बढ़ने लगा है। वहीं 1992 से 2012 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में 55% की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत में शराब की खपत 20 अरब लीटर सालाना हो गई है। हर साल 2 लाख करोड़ रुपए की शराब पीते हैं भारतीय, जबकि भारत में हर व्यक्ति 3 लीटर शराब हर रोज गटक रहा है। भारत में 20% लोग शराबी हो गए हैं। दुनिया में शराब का बड़ा कारोबार सिर्फ कुछ ही कंपनियों के हाथ में है। दुनिया में 140 शराब ब्रांड्स पर सिर्फ एक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का अधिकार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शराब पीने वाला देश बन गया है। अब भारत में शराब ठेकों की कमी नहीं है। पंजाब में 1939 लोगों पर एक शराब का ठेका था। पंजाब में 36 करोड़ बोतलें बेचने का ठेका है। वहीं उत्तर प्रदेश में 7,267 लोगों पर एक शराब का ठेका है। दिल्ली में 13,310 लोगों पर एक ठेका है, तो वहीं चंडीगढ़ में 5,703 लोगों पर एक ठेका है। हरियाणा में 4,822 लोगों पर एक ठेका है, तो राजस्थान में 5,703 लोगों पर एक ठेका है। पिछले 9 सालों में पंजाब में 50% ठेके बढ़े हैं, तो दिल्ली में 49%, वहीं हरियाणा में 3%, तो उत्तर प्रदेश में 28% ठेके बढ़े हैं पिछले 9 साल में। इन आंकड़ों से पता चल रहा है कि भारत में कैसे शराब तेजी से पैर पसार रही है। अगर इसी तेजी से शराब भारत में पैर पसारती रही तो आने वाले वक्त में भारत में सबसे ज्यादा खर्चा शराब पर ही होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। जय हिंद सर। हाँ मैं विशाल पांडे बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए। सर मेरा सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुहिम लाया हुआ है, क्योंकि ये सभी न्यूज चैनल पे नहीं आता है और ड्रिंकिंग सबसे पहले बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो यूथ क्योंकि ये जो हमारे यूथ है इनको बोलते रहिए। क्योंकि जो आपने दारू जो अभी हमारे मार्केट में शराब आ रही है, सबसे पहले हमारे यूथ को प्रभावित कर रही है। जो हमारे यूथ है उनको खराब कर रही है और खोखला कर रही है। और हमारा जो देश है सर एक यूथ का देश है, और विदेशी कंपनियों का चाल है हमारे यूथ को खराब करने के लिए। और जो भी अल्कोहल को दिखाने वाले एडवर्टाइजिंग है उसको भी बैन करना चाहिए, साथ में किसी तरह की बियर को भी बैन करना चाहिए। इसी से आज का यूथ जो है अल्कोहल की ओर अट्रैक्ट होता है सर आपकी ओर। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए गरीब इनका शिकार का पहला लक्ष्य नहीं है। इन कंपनियों का सबसे पहला लक्ष्य अच्छे घरों के बच्चे हैं, और वो भी टीनेजर से, क्योंकि उनको लत लगेगी जो कि लगाना आसान है तो लंबे सालों तक चलेगी। मिडिल एज के मध्यम वयस्क व्यक्ति को लगाकर क्या फायदा, एक तो लगेगी नहीं, लगेगी तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और इसलिए जिसके पास पॉकेट मनी है या जिसको पॉकेट मनी चोरने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। कोई बच्चा मंदिर जाने के लिए, भगवान की पेटी में दान डालने के लिए चोरी नहीं करता, लेकिन शराब की लत लग जाए तो उसके लिए जरूर करता है। ऐसे तमाम चीजें ये लत लेकर आती है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सर मैं कासिम मुस्तफा बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका ये कदम बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कदम है देश के हित में। सर मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक मरतबा एक आदमी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उससे अपराध करने के लिए कहा कि आप उसके सामने 3 अल्टरनेट रखा, शराब पियो या बलात्कार करो या कत्ल करो। तो वो आदमी बहुत परहेजगार आदमी था, वो कोई मतलब बहुत अच्छा आदमी था। तो उसने सोचा, बोला कि मैं तीनों पाप नहीं करूंगा, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा दबाव डाला गया कि तुमको एक पाप करना पड़ेगा वरना तुमको मार दिया जाएगा। तो उसने सोचा कि शराब पीना सबसे छोटा पाप है, मैं इस पाप को कर लेता हूँ। लेकिन जब उसने शराब पी लिया तो उसको नशा आ गया, और नशा करने के बाद उसने कत्ल भी कर दिया और बलात्कार भी कर दिया। तो शराब पीने के बाद आदमी अपने होश में नहीं रहता, इससे परिवार भी टूटता है, गरीबी आती है, देश टूटता है। इसको हर हाल में पूरे देश में बंद होना चाहिए। मैं आपके इस कदम की प्रशंसा करता हूं, और आप इस तरह का कार्यक्रम अक्सर दिखाते रहते हैं, आप बराबर दिखाते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, बहुत आज के कार्यक्रम का सबसे अच्छा कॉल है। कितने अच्छी तरीके से इन्होंने कहा कि जब आपा व्यक्ति का खो जाता है और वो भी नशा के कारण खो जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। लोग एक एक पेग पिलाकर न जाने क्या क्या करवा लेते हैं, और उसके शिकार अगर आपके बच्चे बनेंगे तो सोचिए कि उनका कल क्या होगा। आपकी पूरी कमाई, आपकी जीवन की मेहनत, आपका सब कुछ
ये भविष्य आपके बच्चे हैं जिनको शिकार करने के लिए कंपनियां केजरीवाल सरकार का हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। क्या आप उनको आपके बच्चों का शिकार करने देंगे? अगर नहीं तो एक फोन जैसे आप हमको करें, दूसरा फोन आप केजरीवाल को करिए, अपने अपने मुख्यमंत्रियों को करिए, अपने अपने यहाँ के लोक प्रतिनिधि को करिए। और अगर कुछ राज्यों में हिंदुस्तान में शराबबंदी हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती? अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद सर, मैं कमलेश चौबे रोहनी रिठाला से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, इस देश में नेता तो कई पैदा हुए, लेकिन आंदोलन से दो ही नेता पैदा हुए, एक लालू प्रसाद यादव, एक केजरीवाल। लालू प्रसाद यादव जब जेपी आंदोलन से पैदा हुए तो 90 में सबसे पहले जब उन्होंने सत्ता संभाला तो सबसे पहले बिहार में ताड़ी और मछली को टैक्स फ्री किया, ताकि उनके जो वोट बैंक है वो शराब के नशे में और मछली खा करके उनका मानसिक संतुलन खो जाए। और दूसरा, केजरीवाल ये सत्ता परिवर्तन के नाम पे आए थे और अलग राजनीति करने के नाम पे आए थे, लेकिन ये इसको छोड़ करके अपने वोट बैंक को जिंदा रखने के लिए ऐसा अपना चक्रव्यूह चलाते हैं इस देश में कि हमारा जनता सपोर्टर बना रह चुके, उनका मानसिक संतुलन खोया हुआ रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और खास करके जन आंदोलन से आने वाले तमाम राजनीतिक दल, नेता आंदोलन करने वाले लोगों की अपेक्षा के रूप में खरे नहीं उतर पा रहे, ये भी पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है। और इसलिए लोगों का आंदोलन और ऐसे अभियानों के ऊपर से विश्वास भी टूट रहा है। क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसको देखते हैं। भारत का युवा शिक्षित होने के बजाय शराबी हो जाएगा। भारत के युवाओं को ऐसा एहसास कराया जा रहा है कि आधुनिक होने का मतलब शराब पीना है। ऐसे में भारत का युवा इन शराब कंपनियों के चंगुल में फंसता जा रहा है। भारत में शराब पीने से होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ जाएगी। भारत में कई लोग शराब पीने के बाद अपने घर में हंगामा करते हैं। कई लोग शराब पीने के बाद परिवार और दूसरे लोगों को परेशान करने लगते हैं। वहीं इससे कई लोग अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं। भारत में शराब से होने वाली मौतें बढ़ जाएंगी। भारत में शराब से हर रोज कई सौ मौतें हो रही हैं। शराब से होने वाली बीमारियों से अलग तो शराब पीकर वाहन चलाने से अलग। सड़क हादसों में जितनी मौतें होती हैं उनकी 70% मौतें शराब पीने से हो रही हैं। भारत में शराब को लेकर कोर्ट के सारे नियम बर्बाद हो जाएंगे। कोर्ट कहता है कि स्कूल और कॉलेजों के पास शराब के ठेके नहीं होने चाहिए, मगर सरकारें और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं कोर्ट ने कहा है कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होगी, लेकिन अभी भी शराब की दुकानें हाईवे के नजदीक से हटी नहीं हैं। भारत शराब की खपत के मामले में नंबर 1 बन जाएगा। भारत में शराब की खपत जिस तेजी से बढ़ रही है, दुनिया के शराब के खिलाड़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें शराब के लिए एक नया और बड़ा बाजार मिल गया है। ऐसे में भारत जल्दी ही शराब की खपत के मामले में पहले नंबर पर आने वाला है। कभी आपने सुना है कि शराब पीकर किसी ने अच्छा काम किया? लेकिन आपने तमाम कितने किस्से, कहानियां और क्या क्या सुना होगा कि शराब पीकर लोग क्या क्या करते हैं। ज्यादातर बवाल करने के लिए भी लोग शराब का ही सहारा लेते हैं। अगले कॉल, जय हिंद। नमस्कार सर, राजूराम बोल रहा हूँ जोधपुर राजस्थान से। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ जोधपुर में, राजस्थान में बहुत हालत खस्ता है। शराब की वजह से दिन में कुत्ते की तरह इंसान मरते हैं। रोज कम से कम 4-5 एक्सीडेंट होते हैं मेरे आजू बाजू में। तो सर आपका कदम बहुत अच्छा है, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छा है सर। सरकार से दबाव बनाइए और ये जो भी दारूबाजी ठेके इनको बंद कराइए सर। बिल्कुल, और इस दिशा में ये आगे बढ़ाया हुआ कदम है। शराब, अपराध, राजस्व और राजनीति पर यह नजर। शराब से सरकार को भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे हो रही या इसके चलते हो रही मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। टीवी और वेबसाइट की स्क्रीन से लेकर अखबारों के पन्नों तक रोज हम ऐसा कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, जिसमें या तो शराब से हुई मौतों का जिक्र होता है या फिर ये बताया जाता है कि कहीं शराब के प्रभाव से व्यक्ति ने हत्या, बलात्कार, लूट का प्रयास किया या वो सड़क हादसे से जुड़ी घटनाओं का शिकार हुआ। शराब से हुई मौतों पर चर्चा की जाए तो WHO के आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक 3.3 मिलियन लोग शराब पीने से मर चुके हैं। ध्यान रहे कि सिर्फ शराब पीने से ही 2009 में हुए एक हादसे में गुजरात में 136 और 2015 में महाराष्ट्र में 94 लोग मर चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शराब पीने के चलते हुई 18 लोगों की मौत हमारे सामने है। अब तक हम WHO के आंकड़ों को आधार बनाकर बात कर रहे हैं।
अब हम आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा से अवगत करवाएंगे, जो निश्चित तौर पर आपको हैरत में डाल देगा। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक महिलाओं के साथ होने वाले 70 से 85% अपराधों में कहीं न कहीं शराब या उसके प्रभावों का हाथ होता है। 2015 में एनसीआरबी द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक केवल 2014 में 2026 महिलाओं का यौन शोषण हुआ, 1423 महिलाओं के अपहरण का मामला प्रकाश में आया, 1286 महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई, साथ ही 11206 महिलाओं ने हिंसा और अपराध को किसी न किसी रूप में देखा। इस पूरे सर्वे की खास बात ये थी कि इन सभी मामलों में शराब सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि शराब की बोतल से लेकर पान मसाले की पुड़िया और सिगरेट के रैपर पर एक वैधानिक चेतावनी देखने को मिलती है, जिसमें इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए मौत का कारण माना गया है। इनको खा पीकर लोगों का मरना आम बात हो गई है और इस पूरे प्रकरण में सरकारों की नाक के नीचे इनका विक्रय इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि सरकारों को लोगों की मौत से कोई मतलब नहीं है और उसे बस अपने भारी राजस्व की चिंता है। जिस तरह शराब बेची जा रही है, उससे साफ पता चलता है कि सरकार को जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सरकारें इस बात को बेहतर ढंग से जानती हैं कि अगर उन्होंने शराब या उन उत्पादों के इस्तेमाल और उनके क्रय या विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तो उन्हें भारी नुकसान होगा। अब प्रश्न उठता है कि चूंकि ये सब सरकारों की अगुवाई में हो रहा है, तो इससे लोग मर रहे हैं, तो क्या इन मौतों की जिम्मेदार सरकार है? अगर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश में शराब के सेवन से कोई मरता है, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या उस मौत पर उस राज्य के शासक पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? बात बहुत सीधी सी है। जिस तरह गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म जैसा कुछ नहीं होता, वैसे ही नशे में भी नहीं होता। कोई नशा ना अच्छा होता है, ना बुरा नशा होता है, बस नशा नशा होता है। अगर सरकारें शराब, पान मसाले और सिगरेट को वैधानिक चेतावनी के साथ बेच सकती हैं, तो फिर उसे चरस, गांजे, भांग, कोकेन, हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसी चीजों को भी खुले बाजार में बेचना चाहिए। क्यों सरकार इनके बेचने पर इतना हो हल्ला मचाती है? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मैं गोला डेयरी से बोल रही हूँ। मेरा नाम है मीरा, दिल्ली। बोलिए। और मेरे घर के पास में अवैध शराब बिकती है और बहुत सारे लोग यहाँ हंगामा करते हैं पीछे, और मेरे बच्चों के ऊपर केस भी कर दिया उन्होंने। हमने बोला था थोड़ा यहाँ हंगामा नहीं कर रहे, तो इस शराब पीने से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, तो ये शराब सरकार है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप इस कार्यक्रम के बाद हमको पुनः संपर्क करें इन्हीं नंबरों पर। हम आपके सहयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। आपके आसपास अगर शराब का कोई ठेका है, आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो आप लोग मिलकर हमें संपर्क करिए। हम आपके समूह का पूरा सहयोग करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? शराबबंदी पर आपने जो ये बड़ा मुहिम चलाया है, ये बहुत ही सराहनीय है और इस प्रकार इसकी जो है सरकार को भी जागरूक होना होगा, तभी जाकर के हमारे समाज का जो है पूर्ण रूप में कल्याण होगा। और इसके स्थान पर मैं चाहूंगा कि शराब के ठेके और इस प्रकार से दुकान न खुल करके दूध की और जूस की इस प्रकार के मतलब दुकान खुले, जिससे कि आम जनता को और गरीब लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। दुनिया भर में शराब का क्या मार्केट है, देखिए। जर्मनी में प्रति व्यक्ति शुद्ध अल्कोहल सेवन दर करीब 12 लीटर सालाना है। 12 लीटर शुद्ध अल्कोहल का मतलब 500 बोतल बियर प्रति व्यक्ति। यूनाइटेड किंगडम, स्लोवेनिया में प्रति व्यक्ति शुद्ध अल्कोहल खपत 11.6 लीटर सालाना है। आयरलैंड और लक्समबर्ग के लोग जर्मनी से भी ज्यादा अल्कोहल घटकते हैं। बेलारूस का नंबर तो पहला है। वहाँ साल भर में औसतन एक व्यक्ति 17.5 लीटर शुद्ध अल्कोहल पीता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक शुद्ध अल्कोहल सेवन के मामले में पाकिस्तान, कुवैत, लीबिया सबसे नीचे हैं। वहां प्रति व्यक्ति शुद्ध अल्कोहल सेवन दर 100 मिलीलीटर प्रति वर्ष है। भारत में यह आंकड़ा 8.7 लीटर सालाना है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में पीने वाले बहुत ही ज्यादा पीते हैं। वो एक साल में 28.7 लीटर शुद्ध अल्कोहल घटक जाते हैं, यानी करीब 1000 बोतल बियर या करीबन 90 से 100 बोतल विस्की या रम। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय पियक्कड़ दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध अल्कोहल घटकते हैं। इससे पता चलता है कि भारत में सबसे ज्यादा लोग शराब की वजह से मौत के आगोश में सो रहे हैं। वहीं भारत में शराब कारोबार सबसे ज्यादा तेजी से फल फूल रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सरकारें शराब कारोबार पर कितना रोक लगा पाती हैं और कितना बढ़ावा दे पाती हैं। बिंदास बोल में हम आम लोगों के वीडियो भी लेते हैं। क्या कहते हैं लोग, देखिए। तो गलत है जी। 18 साल का बच्चा शराब पिएगा तो क्या कर सकता है वो आगे जाके? नशा की आदत पड़ेगी उसको, तो काम थोड़ी कर सकता है, ना पढ़ सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कोई काम करेगा। वो तो आदत गलत पड़ जाएगी उसको। 18 साल के आदमी बच्चे को शराब पीने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वैसे 18 साल का बच्चा दारू पिएगा तो आगे जाके उसका भविष्य खराब होना है। ना कमाएगा, ना खाएगा, ना कुछ करेगा। माँ बाप को ही परेशान करेगा, पड़ोसियों को परेशान करेगा। तो शराब हम तो कहते हैं बंद ही कर देना चाहिए। और कम उम्र में कर रहे हैं तो बच्चे तो और बेकार हो जाएंगे। फिर वो पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, शिक्षित कैसे बनेंगे? यानी अभी ज़्यादा उम्र के पी रहे हैं, जब कम उम्र के पीने लगेंगे और ज़्यादा बिक्री होगी। इसका मतलब लग रहा है कि वो जो है शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। ये एकदम घटिया सोच है, एकदम बेकार काम करने के लिए है। ये सब केवल अपनी राजनीति जो है चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर। बिल्कुल सर, हम तो पूरा गलत मानते हैं। मैक्सिमम 20 साल के बाद होना चाहिए ड्रिंकिंग, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। वो गलत है क्योंकि बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है, तो पढ़ेगा लिखेगा ना वो। या पहले ही ड्रिंकिंग मतलब दारू पीने लगेगा तो वो पढ़ेगा लिखेगा कहाँ से? ये तो पूरा विदेश कंट्री से भी खतरनाक कंट्री हो जाएगा हिंदुस्तान, जो जहाँ शराब बच्चे जो 16-17 साल के बच्चे को पिलाएंगे। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर शराब पिएंगे तो फिर एजुकेशन का और हमारे देश की संस्कृति का और जो यूथ है वो कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, देश की क्या रक्षा करेंगे? 18 साल का बच्चा जो उसका विकास कहाँ से होगा? शराब बंद होना चाहिए पूरा। वैसे मेरा तो मानना ये है कि बिल्कुल शराब बंद होना चाहिए। शराब पीने का कितना सारा कॉन्सिक्वेंसेस है, एक्सीडेंट वगैरह तो आप देखते ही हैं। फिर नॉर्मल फैमिलीज़ में भी जो होती है उनकी फैमिली उतनी प्रॉस्पर नहीं कर पाती है। तो ये सारा बहुत सारा रीज़न है और किसी को पीना ही नहीं चाहिए। वो तो 16 साल 18 साल तो बात का बात है, किसी को पीना ही नहीं चाहिए। क्या उपाय हो सकते हैं, उपाय भी निकलते। देश के सभी सामाजिक संगठन शराबबंदी के लिए आगे आएं। देश में जगह जगह शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकारें कब तक शराबबंदी के मामले को टालती रहने वाली हैं। केजरीवाल सरकार का पर्दाफाश करे विपक्ष। वैसे तो दिल्ली में विपक्ष है ही नहीं, लेकिन फिर भी इस मामले को विपक्ष विधानसभा में जोर शोर से उठाए क्योंकि ये मामला दिल्ली के युवाओं से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार पूरे देश में शराबबंदी लागू करे क्योंकि पूरे देश में शराब मासूमों को लील रही है और ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाते हुए पूरे देश में शराबबंदी करनी होगी क्योंकि इससे देश का युवा वर्ग मौत के आगोश में सोने लगा है। सभी राजनीतिक दल राजनीति से आगे आकर शराबबंदी के निर्णय पर एकमत हों। शराब ऐसा नशा है जो लोगों को एक बार लग गया तो फिर वो आसानी से छूटता नहीं क्योंकि इसकी लत इतनी खतरनाक हो गई है। शराब की लत तभी छूटती है जब आदमी ही जिंदगी से चला जाता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। मुद्दा आपके सामने पूरा आपके रख दिया है। अब आपको तय करना है कि क्या किसी सरकारों को आपकी अगली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके परिवार के साथ कुछ राजस्व के लिए और कुछ लोगों के नुकसान बचाने के लिए, फायदे के लिए, राजनीतिक पार्टी के चंदे के लिए आपके पीढ़ी को बर्बाद होने देना है, या आप आपकी अगली पीढ़ी के लिए कुछ करने, बोलने और बेखौफ होकर आगे आने के लिए तैयार है। अगर अपनी पीढ़ी आगे की बचाना चाहते हैं तो सुदर्शन के इस अभियान के साथ जुड़ जाइए, शराब बंदी का नारा लगाइए, नहीं तो आपको अगली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। हमने मुद्दा रखा है, कार्यक्रम खत्म हो रहा है लेकिन अभियान शुरू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।